Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to continue with our this chapter of intravenous infusion, and we were doing different clinical scenarios in terms of numericals. Now the next situation is the clinical scenario. An adult male patient 43 years old 80 kg. Okay, एक पेशेंट है, एडल्ट है, मेल है, 80 kg इसका वेट है, ये इंपॉर्टेंट है. इज़ टू बी गिवन एन एंटीबायोटिक बाय आईवी इन्फ्यूजन. एंटीबायोटिक इसको दी जा रही है आईवी इन्फ्यूजन के ज़रिए. अकॉर्डिंग टू लिटरेचर द एंटीबायोटिक हैज़ एलिमिनेशन हाफ लाइफ मीन्स टी हाफ ऑफ 2 आवर. ओके, टी हाफ उसकी 2 आवर है. एंड वी डी 1.25 लीटर पर के जी. तो इस के जी को ख़त्म करने के लिए टोटल वी डी के लिए मैं 1.25 को 80 से मल्टीप्लाई कर लूँगा. एंड इज़ इफेक्टिव एट प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन ऑफ 14 मिलीग्राम पर लीटर. यानी इसकी जो प्लाज्मा कंसनट्रेशन है इफेक्टिव वो 14 मिलीग्राम पर लीटर होगी. या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि CPSS जो होगी स्टेडी स्टेट कंसनट्रेशन 14 मिलीग्राम पर लीटर होगी. द ड्रग इज सप्लाइड इन 5 ml एम्प्यूल. 5 ml का एम्प्यूल है एंड कंटेनिंग 150 मिलीग्राम पर ml. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये ऐसा एम्प्यूल है कि जिसके 1 ml में 150 मिलीग्राम ड्रग मौजूद होगी. अब सवाल क्या है? रिकमेंड ए स्टार्टिंग इन्फ्यूजन रेट इन मिलीग्राम पर आवर एंड लीटर पर आवर या मिलीलीटर पर आवर. तो आर की वैल्यू मालूम करनी है मिलीग्राम पर आवर में और फिर वॉल्यूम पर आवर टाइम पर यूनिट टाइम में भी, यानी लीटर पर आवर में. सो नाउ वी सॉल्व इट. अज्यूम द इफेक्टिव प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन और द टारगेट ड्रग कंसनट्रेशन और CSS is equal to CPSS is equal to R upon CLT and R is equal to CPSS into KVD. ओके, यानी ये फार्मूला हमारा जो पहले से है कि CPSS is equal to R upon KVD, और जब हम R को इधर रखेंगे तो CPSS से ये KVD मल्टीप्लाई होगा. CPSS की वैल्यू रखी, K हमारे पास नहीं है लेकिन हाफ लाइफ मौजूद है, ये टी हाफ 2 आवर. तो वो टी हाफ इज इक्वल टू K इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, जो कि ये टी हाफ की वैल्यू ये रखी. तो इस तरह से K मालूम हो गया हमें. ये VD 1.25 लीटर पर kg इंटू 80 kg वेट है, ताकि टोटल ये 80 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि टोटल VD निकल आए. इसको सॉल्व किया तो मेरे पास इन्फ्यूजन रेट निकल के आ गया 485.1 मिलीग्राम पर आवर. नाउ द ड्रग इज सप्लाइड इन ए कंसनट्रेशन ऑफ 150 मिलीग्राम पर ml, यानी 150 मिलीग्राम ऑफ ड्रग इज अवेलेबल इन 1 ml. तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1/150 एंड 485.1 मिलीग्राम जो कि हर घंटे जा रही होगी वो कितने ml में होगी? 485.1 इज इक्वल टू 1/150 मल्टीप्लाई बाय 485.1. द आंसर इज 3.23 ml. यानी जो 485 मिलीग्राम है ये 3.23 ml में होगी इसके. तो यानी हर घंटे में इतने ml ड्रग जानी चाहिए. यानी इन लीटर पर आवर या ml पर आवर या R की वैल्यू क्या आ रही है? 3.23 ml पर आवर. तो ये हमने ये पार्ट इसका कंप्लीट कर दिया. अच्छा, अब आगे क्या है? व्हाट इज नेक्स्ट? ब्लड सैंपल्स वर टेकन फ्रॉम द पेशेंट एट 12 आवर 16 आवर एंड 24 आवर आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द इन्फ्यूजन एंड प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन वर एज शोन बिलो. तो 12 घंटे पे कंसनट्रेशन 16.1 मिलीग्राम पर लीटर है, 16 घंटे पे 16.3, 24 घंटे पे 16.5. तो इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. फ्रॉम दीज एडिशनल डेटा कैलकुलेट द टोटल बॉडी क्लियरेंस ऑफ द ड्रग इन दिस पेशेंट्स, यानी CLT मालूम करें. तो ये हमारे पास 3 CP दी हुई हैं, तकरीबन बराबर ही हैं, यानी ये थोड़ी सी कम है, ये मिड वाली है, ये ज़्यादा है. तो हमें क्योंकि इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो हम इसको CPSS कंसिडर कर सकते हैं. यानी यही है, यहाँ पे इस सोल्यूशन में यही बात हो रही है. बिकॉज द प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन एट 12, 16 एंड 24 आवर वर ऑलमोस्ट सिमिलर, मीन्स कि स्टेडी स्टेट हैज़ एसेंशियली बीन रीच्ड. और द कंटिन्यूस इंक्रीज इन प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन, यानी ये जो 16.1, 3 और 5 जो आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? कुड बी, क्यों हो रहा है? कुड बी कॉज बाय ड्रग एक्यूमुलेशन, शायद ड्रग एक्यूमुलेशन हो रही है ड्यू टू सेकेंड टिश्यू कंपार्टमेंट, और कुड बी ड्यू टू वेरिएशन इन ड्रग एस्से, यानी जिस एस्से मेथड से हम इसको चेक कर रहे हैं उसमें कोई वेरिएशन आ रही है जिसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है. तो हम इसकी मिड वाली कंसनट्रेशन को ले लेते हैं 16.3 को एज ए CPSS. तो CLT इज इक्वल टू R अपॉन CPSS. R हमने निकाला हुआ है 485.1 मिलीग्राम, CPSS 16.3. तो मेरे पास ये CLT निकल कर आ गया जो कि है 29.8 लीटर पर आवर. ठीक है ना.
फ्रॉम द अबव डेटा एस्टिमेट द एलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ द एंटीबायोटिक इन दिस पेशेंट। वैसे तो इसकी हाफ लाइफ दी हुई है, लेकिन इस पेशेंट में एग्जैक्ट हाफ लाइफ क्या है वो मालूम करने के लिए ये कह रहे हैं। तो उसका क्या सोल्यूशन है? जनरली द अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वी डी इज़ लेस वेरिएबल इन टी हाफ देन द टी हाफ, यानी आमतौर पे वी डी चेंज नहीं होता, टी हाफ हाँ वेरी कर सकती है। अज्यूमिंग दैट द लिटरेचर वैल्यू ऑफ वी डी इज़ 1.25 लीटर पर के जी, जो कि गिवन है, एंड देन टी हाफ में बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। के इज इक्वल टू सी एल टी अपॉन वी डी, क्योंकि सी एल टी इज इक्वल टू के वी डी होता है, तो के बराबर होगा सी एल टी अपॉन वी डी के। सी एल टी हमने अभी निकाला 29.8, तो ये 29.8 या 9 एक ही बात है। 1.25 लीटर पर के जी वी डी है, तो 1.25 इंटू 80 के जी कर दिया ताकि टोटल वी डी आ जाए। तो इसको सॉल्व किया तो मेरे पास के की वैल्यू आई 0.299 पर आवर। नाउ टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के की वैल्यू मैंने ये निकाल ली है, तो मैंने इसको पुट की तो हाफ लाइफ आई इसकी 2.32 आवर, जो कि ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, जो कि लिटरेचर में गिवन थी कि इसकी हाफ लाइफ 2 आवर है। सो द टी हाफ फॉर द एंटीबायोटिक इन दिस पेशेंट इज 2.32 आवर, विच इज़ ऑल्सो इन गुड एग्रीमेंट विद द लिटरेचर वैल्यू of the 2 hour. Now, after reviewing the pharmacokinetics of antibiotic in this patient, should the infusion rate of antibiotic be changed? क्या इसको हम चेंज करें? इसका आंसर क्या है भाई? अगर कोई टॉक्सिसिटी नहीं आ रही, एवरीथिंग इज गोइंग, थेरेप्यूटिक टारगेट अचीव हो रहा है, यानी फार्माकोडायनेमिक्स अचीव हो रही है, तो फिर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही बात यहाँ लिखी हुई है। टू प्रॉपरली डिसाइड वेदर द इन्फ्यूजन रेट शुड बी चेंज, द क्लिनिकल फार्मासिस्ट मस्ट कंसिडर the pharmacodynamics यानी therapeutic target and the toxicity of the drug. Assuming the drug has wide therapeutic window यानी कोई toxicity नहीं हो रही, यानी no sign of adverse drug reaction या toxicity, जब infusion rate 485.1 milligram per hour है, then calculate according to pharmacokinetic literature value of the drug and appear to be Cp is equal to R upon CLT 1 minus exponent minus K के आपको याद होगा ये हमने भी निकाला है, के इज इक्वल टू सी एल टी अपॉन वी डी, तो वह यहाँ पे के की जगह सी एल टी अपॉन वी डी लिख दिया इनटू टी। यानी अगर क्लियरेंस कोई चेंज हो रही हो, कम हो रही हो ड्रग की, तो यहाँ क्लियरेंस की वैल्यू रखेंगे, प्लाज्मा कंसनट्रेशन स्टेडी स्टेट रखेंगे और टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा, तो फिर हम नया आर की वैल्यू निकाल सकेंगे उस सूरत में अगर टॉक्सिसिटी हो रही है और अगर हमें नई आर की वैल्यू इन्फ्यूजन रेट चेंज करना होगा तो उस सूरत में। Now, estimation of drug clearance and VD from infusion data. The plasma concentration of a drug during constant infusion was described in terms of volume distribution and elimination rate constant K in equation, and alternatively the equation may be described in terms of clearance by substituting K with K is equal to CLT upon VD, जो वही पिछली इक्वेशन में भी हमने किया था, वही इक्वेशन है जो हमने अभी पहले यहाँ पर ये डिस्कस की है पिछली स्लाइड में, वही इक्वेशन यहाँ पर आ गई। ठीक है। नाउ इंट्रावेन, अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे वो था आईवी इन्फ्यूजन इन 1 कंपार्टमेंट। अब हम आते हैं आईवी इन्फ्यूजन ऑफ 2 कंपार्टमेंट मॉडल ड्रग्स। मैनी ड्रग्स गिवन बाय आईवी इन्फ्यूजन फॉलो 2 कंपार्टमेंट काइनेटिक्स। ठीक है जनाब। फॉर एग्जाम्पल द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थियोफाइलिन एंड लियोडोकेन इन ह्यूमन आर डिस्क्राइब बाय 2 कंपार्टमेंट मॉडल। ये 2 ड्रग इन्होंने एग्जाम्पल भी दे दी कि थियोफाइलिन और लिडोकेन ऐसी हैं जो कि 2 कंपार्टमेंट मॉडल को फॉलो करती हैं, यानी फर्स्ट कंपार्टमेंट के अलावा सेकंड कंपार्टमेंट में भी डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। विद 2 कंपार्टमेंट मॉडल ड्रग्स आईवी इन्फ्यूजन रिक्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विलिब्रेशन ऑफ द ड्रग बिफोर ए स्टेबल ब्लड लेवल इज अचीव्ड। यानी इसमें ये ज़रूरी होता है कि जब आपने आईवी इन्फ्यूजन दिया तो ड्रग पहले तो ब्लड में जाएगी यानी सेंट्रल कंपार्टमेंट में, वहाँ से फिर टिश्यू कंपार्टमेंट यानी सेकंड कंपार्टमेंट में जाएगी, फिर दोनों के दरमियान एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा यानी बराबरी अचीव हो जाएगी। तो उस वक्त जो फिर जो ड्रग लेवल होगा दरअसल वो होगा स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। इसी बात को आगे भी लिखा जा रहा है। ड्यूरिंग ए कांस्टेंट आईवी इन्फ्यूजन ड्रग इन द टिश्यू कंपार्टमेंट इज इन डिस्ट्रीब्यूशन इक्विलिब्रियम विद द प्लाज्मा, यानी एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है टिश्यू और प्लाज्मा में। दस द कांस्टेंट स्टेडी लेवल ऑल्सो रिजल्ट इन कांस्टेंट ड्रग कंसंट्रेशन इन टिश्यू, यानी जब ड्रग की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी टिश्यू में और प्लाज्मा में, तो इसका मतलब है टिश्यू से तो हम ड्रग का सैंपल ले नहीं सकते कि कितनी कंसंट्रेशन है, लेकिन प्लाज्मा से ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि स्टेडी स्टेट अचीव हो चुका है और इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, तो इसका मतलब ये होगा कि जितनी कंसंट्रेशन प्लाज्मा में आ रही है जो हम प्लाज्मा से मेजर कर रहे हैं, तो वही कंसंट्रेशन टिश्यू में भी होगी।
ठीक है ना। तो ये स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन जो होगी वो उसमें टिश्यू कंसंट्रेशन जो टिश्यू कंसंट्रेशन वही होगी जो कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन होगी एट स्टेडी स्टेट. The time needed to reach a steady state blood level in two compartment model entirely depend on distribution half life of the drug. तो वो distribution half life of the drug पर डिपेंड करेगा. यानी जैसे हमने अभी वन कंपार्टमेंट में बात की थी ना कि ड्रग की जो टाइम नीडेड टू रीच स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करता है, ड्रग की हाफ लाइफ पे, जो हमने यहाँ पर पहले पढ़ी थी. अगर हम वापस आते हैं तो हम ये बात करते हैं कि वन कंपार्टमेंट में तो ये ड्रग जो है वो इसके स्टेडी स्टेट की जो अचीवमेंट होती है, चाहे 90% हो, चाहे 95% हो, चाहे 99% हो, वो ड्रग की हाफ लाइफ पर, जो कि एलिमिनेशन हाफ लाइफ है, उस पर डिपेंड कर रही है. लेकिन टू कंपार्टमेंट में इस पर एलिमिनेशन हाफ लाइफ पे नहीं बल्कि डिस्पोजिशन हाफ लाइफ पर डिपेंड कर रही है. तो अब सवाल ये पैदा होता है कि डिस्पोजिशन हाफ लाइफ क्या है और या डिस्ट्रीब्यूशन हाफ लाइफ क्या है. डिस्ट्रीब्यूशन हाफ लाइफ क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन हाफ लाइफ ये है कि ड्रग कितनी देर में हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इन टू कंपार्टमेंट. द इक्वेशन डिस्क्राइब प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज एज फॉलोज. यानी टू कंपार्टमेंट आईवी इन्फ्यूजन अगर हो तो उसमें अगर हम किसी भी टाइम पर, ये टाइम है, सीपी मालूम करना चाहें तो उसकी ये इक्वेशन होगी आर अपॉन वीपी के. आर क्या है? इन्फ्यूजन रेट. वीपी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लाज्मा. के एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट. 1 माइनस के अगेन एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट. बीटा क्या है? डिस्पोजिशन रेट कांस्टेंट. ओके, बीटा कांस्टेंट और डिस्पोजिशन रेट कांस्टेंट, जो कि कॉम्बिनेशन है डिस्ट्रीब्यूशन रेट कांस्टेंट का और एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट का. अल्फा क्या है? एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन रेट कांस्टेंट. बीटा अगेन वही डिस्पोजिशन रेट कांस्टेंट. फिर ये अल्फा आ गया डिस्ट्रीब्यूशन रेट कांस्टेंट. यहाँ पे भी अल्फा आ गया, के आ गया, अल्फा माइनस बीटा और एक्सपोनेंट माइनस बीटा टी. तो अगर हमारे पास ये वैल्यूज़ मौजूद हैं तो हम किसी भी टाइम पर ये मालूम कर सकते हैं. अब क्योंकि बीटा जैसे मैंने बताया कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन दोनों शामिल हैं, अल्फा में एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों शामिल हैं, इस वजह से ये हाइब्रिड रेट कांस्टेंट है. तो इस वजह से हाइब्रिड यानी कंबाइंड मिक्स कांस्टेंट है. तो इसी वजह से हम इनको क्या कह रहे हैं, वेयर अल्फा एंड बीटा आर हाइब्रिड रेट कांस्टेंट, क्योंकि हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स, और आर जो है वो रेट ऑफ इन्फ्यूजन है. और इसी तरीके से जैसे वन कंपार्टमेंट में था कि जब स्टेडी स्टेट अचीव हो जाता है यानी टाइम इन्फिनिटी पे पहुंच जाता है तो ये एक्सपोनेंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है. तो ये वाली वैल्यू जब ज़ीरो हो जाएगी तो वो इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होके ये भी ज़ीरो हो जाएगा, इधर भी ये ज़ीरो होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगा. तो ये ज़ीरो 1 माइनस ज़ीरो, तो ये ज़ीरो ज़ीरो ख़त्म हो गया, अंदर ब्रैकेट में 1 बच गया. तो आखिर में क्या बचा यहाँ पर? सिर्फ सी पी इज इक्वल टू आर अपॉन वी पी के. लेकिन क्योंकि ये सी पी स्टेडी स्टेट है तो इसलिए हम इसको कहेंगे सी पी एस एस इज इक्वल टू आर अपॉन वी पी के, यानी ये स्टेडी स्टेट पर ये सिचुएशन अचीव हो चुकी होगी. अब मुझे इस स्टेडी स्टेट पे अगर मुझे आर मालूम करना है तो ये वी पी इंटू के मैं इधर ले आऊँगा, तो ये आर इज इक्वल टू सी पी एस एस इंटू वी पी इंटू के. वही हो रहा है. बाय रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन द इन्फ्यूजन रेट फॉर डिजायर स्टेडी स्टेट प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन में बी कैलकुलेटेड. आर इज इक्वल टू सी पी एस एस मल्टीप्लाई वी बी मल्टीप्लाई बाय के. तो अगर हमारे पास स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन मौजूद हो कि कितनी चाहिए हमें, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लाज्मा मौजूद हो, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट ड्रग का पता है, तो हम ये मालूम कर सकते हैं कि टू कंपार्टमेंट में उस ड्रग की जो इन्फ्यूजन रेट है वो क्या होना चाहिए. नाउ लोडिंग डोज फॉर टू कंपार्टमेंट मॉडल ड्रग्स. प्रिंसिपल सेम है कि ये हम लोडिंग डोज क्यों दे रहे हैं, ताकि स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन फ़ौरन अचीव हो जाए और ड्रग का रैपिड इफेक्ट हमें मिल जाए. तो ड्रग्स विद लॉन्ग हाफ लाइफ रिक्वायर ए लोडिंग डोज टू बी मोर रैपिडली अटेन स्टेडी स्टेट प्लाज्मा ड्रग लेवल, क्योंकि जितनी हाफ लाइफ ज़्यादा होगी उसको स्टेडी स्टेट अचीव होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम उसकी स्टेडी स्टेट फ़ौरन अचीव करने के लिए लोडिंग डोज दे रहे हैं. इट इज़ क्लिनिकली डिज़ायरेबल. क्या डिज़ायरेबल है? टू अचीव रैपिड थेराप्यूटिक ड्रग लेवल बाय यू गिविंग द लोडिंग डोज और यूजिंग लोडिंग डोज. ठीक है कि यानी अगर क्लिनिकली डिज़ायरेबल है, ज़रूरत है, तो हम रैपिड थेराप्यूटिक ड्रग लेवल अचीव करने के लिए लोडिंग डोज देंगे. हाउ एवर फॉर ए ड्रग दैट फॉलो द टू कंपार्टमेंट फार्माकोकाइनेटिक मॉडल, द ड्रग डिस्ट्रीब्यूट स्लोली इनटू द एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यूज़ यानी टिश्यू कंपार्टमेंट में, क्योंकि जो हम लगाएंगे जो ब्लड, वो तो ब्लड में ही लगाएंगे ड्रग, यानी इन्फ्यूजन ब्लड में ही जाएगा, यानी सेंट्रल कंपार्टमेंट यानी फर्स्ट कंपार्टमेंट में, वहाँ से वो टिश्यू पे माइग्रेट होगा, तो उसमें थोड़ा सा स्लो हो जाएगा प्रोसेस. लिहाजा वो इक्विलिब्रियम अचीव होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इमीडिएटली अचीव नहीं होगा. उसी वजह से क्या होता है कि देयर फोर ए लोडिंग डोज प्रोड्यूसेस एन इनिशियल ब्लड लेवल
आइदर स्लाइटली हायर और लोअर देन द स्टेडी स्टेट ब्लड लेवल। यानी जिस आपको स्टेडी स्टेट लेवल चाहिए उस वक्त जब आपने जैसी बोलस डोज दी, लोडिंग डोज दी, उस वक्त थोड़ा सा उसका लेवल या तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा या कम होगा, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज के प्रोसेस में होगी, क्योंकि अभी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ है। अगर ये आप ये हायर या लोअर के ये फ्लक्चुएशन से बचना चाहते हैं तो उसका हल क्या है? टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, खासतौर से जैसे नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग है, तो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम सेवरल IV बोलस इंजेक्शन गिवन एज शॉर्ट इंटरमिटेंट IV इन्फ्यूजन, यानी थोड़े थोड़े वक्फे से थोड़ी थोड़ी देर के IV इन्फ्यूजन आप दे दें एज ए बोलस डोज, मे बी यूज एज ए मेथड फॉर एडमिनिस्ट्रिंग ए लोडिंग डोज टू द पेशेंट। तो फिर उससे ये होगा कि ये जो स्लाइटली हायर या लोअर कंसंट्रेशन अचीव का मसला जो हो रहा था वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। नाउ apparent volume of distribution and steady state in two compartment model. After administration of any drug that follow two compartment kinetics, plasma drug level will decline due to elimination। ठीक है, ड्रग जब अचीव हो जाती है स्टेडी स्टेट, चाहे 1 कंपार्टमेंट हो 2 कंपार्टमेंट हो, बहरहाल फिर ड्रग का लेवल डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ड्रग मेटाबोलाइज भी हो रही है और एलिमिनेट हो रही है, एंड सम ड्रग रीडिस्ट्रीब्यूट इन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स ऑफ द बॉडी। द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एट स्टेडी स्टेट, यानी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जब स्टेडी स्टेट होगा यानी इक्विलिब्रियम होगा, इज द हाइपोथेटिकल स्पेस इन विच द ड्रग इज अज्यूम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पर क्या होगा, VD इज इक्वल टू डोज अपॉन CP होता है। तो यहाँ पे जो डोज होगी वो होगी दरअसल डोज इन प्लाज्मा प्लस डोज इन टिश्यू, दोनों का सम होगी, यानी कितनी ड्रग प्लाज्मा में कितनी टिश्यू में, डिवाइडेड बाई CP, वेयर DP इज द अमाउंट ऑफ ए ड्रग इन प्लाज्मा एंड DT इज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन टिश्यू, और CP क्या है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। यानी इस इक्वेशन से हम VDSS 2 कंपार्टमेंट में निकाल सकते हैं। इसके अलावा दिस इक्वेशन रिड्यूस टू एक और तरीका है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एट स्टेडी स्टेट इज इक्वल टू VP, यानी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लाज्मा प्लस K12, यानी रेट कांस्टेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम 1 कंपार्टमेंट टू 2 कंपार्टमेंट, डिवाइडेड बाई K21, यानी रेट कांस्टेंट ऑफ ड्रग ट्रांसफर फ्रॉम कंपार्टमेंट टू कंपार्टमेंट 1, मल्टीप्लाई बाई VP, यानी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लाज्मा। इससे भी मालूम कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टेडी स्टेट इन 2 कंपार्टमेंट मॉडल। इसके अलावा एक और थर्ड तरीका भी है, VD बीटा, जिसको VD एरिया भी कहते हैं। एरिया इसलिए कहते हैं कि इसमें एरिया अंडर द कर्व अप्लाई होता है, जो कि बराबर है किसके, D0, यानी डोज कितनी दी है, डिवाइडेड बाई बीटा कांस्टेंट, यानी हाइब्रिड कांस्टेंट, डिस्पोजिशन रेट कांस्टेंट, मल्टीप्लाई बाई उस ड्रग का एरिया अंडर द कर्व। तो इससे भी हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 2 कंपार्टमेंट में निकाल सकते हैं। इसके साथ ही ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।